मन करता है कि मैं इस छत से कूद जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं। ऐसे ऐसे करते करते हम कम से कम 10 से ज्यादा डेंटिस्ट से मिले। कमरे से बाहर हो जाओ, हमारा सर फट जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि रूट कैनाल करना पड़ेगा, ये जो लास्ट की दांत होती है इसको निकालना पड़ेगा। ये है ट्राइजेमिनल न्यूरोप्लासिया। ये हमको 2022 में पता चला। आप सोच सकते हैं 5 साल एक ऐसी पीड़ा जो आपको अकेलेपन में डाल दे। आप सोच सकते हैं एक ऐसी पीड़ा जो आपको अपने परिवार से दूर कर दे, अपने शरीर से दूर कर दे, अपने सोशल लाइफ से दूर कर दे। उनसे आप मिल लीजिए। उनके पास हम गए तो मैम ने दवा चेक की, उसके बाद में कहा कि दवा तो उन्होंने अच्छी दवा लिखी है, लेकिन दवा से आप कह रहे हैं कि हमको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका 3 ऑप्शन है, एक है बैलून सर्जरी, एक है RFA1 और एक होता है ब्रेन का सर्जरी। तो हम तो कहेंगे कि ब्रेन सर्जरी आप ना कराएं, इसलिए कि वो बहुत ख़तरनाक होता है। और आप करवा लीजिए RFA1। अभी आप यंग हैं, जवान हैं, ऐसे कुछ समझाएं अपने भाषा में। वो सारी जिम्मेदारियां हैं। अभी आप बुजुर्ग तो है नहीं कि आप दवा खाएं जहाँ किनारे पड़े रहें, आपसे कोई काम से या कोई जिम्मेदारी से नहीं मतलब है। तो हमने कहा हाँ मैम, तो आप सही कह रही हैं, तो ठीक है आप RFA1 भी कर दीजिए। RFA1 के लिए उन्होंने हमको डेट दिया, 20 अगस्त को उन्होंने डेट दिया 2025 में, और 20 अगस्त 2025 को हम विवेकानंद पहुंच गए ऑपरेशन के लिए RFA1। उन्होंने RFA1 किया, और RFA1 करने के बाद में कम से कम 5-6 घंटा हम भर्ती रहे उनके हॉस्पिटल में। उसके बाद में उन्होंने छुट्टी दे दी दवा लिख करके। दवा लेकर हमारे घर पे आए, खाए। उसके बाद में हमको समझ लीजिए कि पहले करीब 90% था, तो बढ़ करके करीब 95-100% हो गया। यहाँ तक कि पहले हम कुछ बोल भी ले रहे थे, तो उसके बाद हमारा बोलना भी मुश्किल हो गया। इतना ज्यादा हो गया था कि ये हम लोगों को निकाल देते थे घर से। कमरे से बाहर हो जाओ, हमारा सर फट जाएगा। घर वाले कोई प्रश्न करते थे, कोई मतलब जैसे हम लोग कहते थे कि आप नहीं खाओगे तो हम लोग कैसे खा लें, कुछ तो खा लीजिए, लिक्विड ही पी लीजिए, पाइप से कुछ पी लीजिए, कुछ भी नहीं। बस इतना पीड़ा भी नहीं पी पाते थे, इतना पीड़ा थी, बस केवल हमको अकेलापन ही, बस केवल हमको कि कोई हमको कुछ बुलाए नहीं, कुछ हमको कहे नहीं, कोई परिवार का आदमी कोई टच ना करे, कोई हमसे कुछ बात ना करे। और ये कितने दिनों तक हुआ? ये हमारी शुरू हुई है सर लॉकडाउन के करीब, लगभग लॉकडाउन 2020 में हुई है जी। RFA के बाद में हमको ये दर्द बनी रही कंटिन्यू। उसके बाद में उन्होंने दवा दी, दवा से हमको भी नहीं कोई बेनिफिट मिला। अब हम क्या करें, हम तो वो डिस्टर्ब रहते थे। उसके बाद में दिमाग डिस्टर्ब रहती थी, कुछ सुझाव नहीं आ रहा था मन में, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। सारे प्रयास हम कर चुके थे, अब हमारा वहाँ कहीं दिमाग नहीं था। उसी में ये हमारे लड़के हैं, इन्होंने ये भी यूट्यूब पे सर्च करते रहते थे, खोजबीन करते थे कि इसका कहीं समाधान निकले या कोई इसका कुछ। उसी बीच में इनको ये सर मिल गए, डॉक्टर सर पुणे वाले। उसके बाद में हम लोग फिर चले गए। ओके, तो आदित्य जी को ये प्रॉब्लम 2019 में हुई थी मार्च में, और मार्च से लेकर ये कंटिन्यूस रहा 2026 तक, और अभी 2 महीने पहले इनका ऑपरेशन हुआ है, और अब जाके इनको निदान मिला है उस पीड़ा से। आप सोच सकते हैं 5 साल एक ऐसी पीड़ा जो आपको अकेलेपन में डाल दे, परिवार से दूर कर दे, अपने शरीर से दूर कर दे, अपने सोशल लाइफ से दूर कर दे, आध्यात्मिक जीवन से अगर कोई है तो उससे दूर कर दे। आप कुछ नहीं कर सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना बोल सकते, ना जा सकते, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना सो सकते हैं। सुनने में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऐसी बीमारियां भी होती होगी, लेकिन एक ऐसी बीमारी जो आपको हर एक क्षेत्र में, जीवन की हर एक दिशा में आपको अकेलेपन की तरफ झोंक दे, साथ में दर्द दे। मैं अब आदित्य जी के बेटे जो हैं शिवम, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है, उस तरह से सोच के उन्होंने इस जर्नी को जिस दिशा में मोड़ा, इनका साथ दिया। और 20 से 22 साल के जो बच्चे हैं, और वो इतना अच्छा सोचे, डीप एनालिसिस करे, अपने पापा की पीड़ा को समझे। जो डायग्नोसिस होती है, उस डायग्नोसिस में डिफरेंट ओपिनियन लेते हुए फाइनली 5 साल के बाद उस दर्द से मुक्ति दिलाने में अपने
पिता को मदद करते हैं। अब हम शिवम को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। शिवम इस बीमारी में के बारे में बात करेंगे, इस जर्नी के बारे में बात करेंगे और कैसे उन्होंने एनालिसिस की, अपने पापा के दर्द को समझा और कैसे आगे बढ़े। तो शिवम प्लीज कम। सो हाय शिवम। अब शिवम हमारे साथ हैं और ये बीटेक कर रहे हैं। अपने पिता को उस रूप में देखना, राइट, ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप में हम अपने किसी भी नियर डियर को इस अवस्था में नहीं देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने देखा। शिवम आप कुछ बताइए, कैसा था अनुभव, ये दर्द देख के क्या लगता था आपके पापा के को पीड़ा में देखते हुए, और फिर आपने कैसे स्टेप लिया कि क्या करना चाहिए मुझे, और ऐसे एक संकल्प बनाया कि चलो अपने पापा को इससे निजात दिलाते हैं, रिजॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आते हैं, और फिर कैसे आप यहाँ पे एमवीडी तक आए। और ऑफ कोर्स ब्रेन सर्जरी लोगों के लिए थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, तो आपने कैसे एक्सेप्ट किया उस चीज को और कैसे अंडरस्टैंडिंग आई, कैसे यहाँ पे सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस सेंटर में, उस बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बीमारी है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये स्टार्ट हुई 20 मार्च 2019 को। तो क्या हुआ, पहले तो पापा डेंटल के पास गए तो उन्होंने दांत की सफाई वगैरह की। फिर ये क्लोब ऑयल लगा रहे थे और बीटाडीन से कुल्ला कर रहे थे, गरारे कर रहे थे। फिर हमारे लोकल जो डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट, उनको मैंने दिखाया। फिर मैंने सर्च किया स्पेशल डॉक्टर्स जो डेंटल के एकदम स्पेशल हैं, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि रूट कैनाल करना पड़ेगा, ये जो लास्ट की दांत होती है इसको निकालना पड़ेगा और उसी के नस से ये दर्द आ रहा है। तो फिर हमने दांत निकालने का भी प्लान बनाया। दांत निकाल भी दिया गया। दांत निकालने के बाद फिर उन्होंने दवा चलाया। दवा होने के बाद में बोले ये दांत निकाला है, इस पे हमको रूट कैनाल करना पड़ेगा। रूट कैनाल करने के बाद ये दर्द चला जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते हम कम से कम 10 से ज़्यादा डेंटिस्ट से मिले। फिर हम बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे गए तो वहाँ के डेंटिस्ट को मैंने दिखाया, तो उन्होंने भी 2 बार दवा चलाया। फिर उसके बाद में उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप एक बार न्यूरोलॉजी है उधर दिखा लीजिए। तो न्यूरोलॉजी में हम गए तो न्यूरोलॉजी में उन्होंने बताया कि ये न्यूरो की प्रॉब्लम है, ये डेंटिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर न्यूरो की दवा चलने लगी और तब भी हमको पता नहीं चला कि ये एटलीस्ट ये है क्या, इसका नेम क्या है। ये न्यूरो की प्रॉब्लम है तो इसका कुछ नेम तो होगा इस बीमारी का। तो उन्होंने भी क्लियर नहीं किया। फिर जब क्लियर नहीं किया 2-3 बार दवा हम लेने के बाद में 1-2 महीने बाद फिर वहाँ पे हम एक रिसर्च सेंटर है वहाँ पे गए। रिसर्च सेंटर में एक बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। उन्होंने बताया ये है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ये हमको 2022 में पता चला। 2022 में ये पता चला। फिर उसके बाद में वो कार्बामेजापाइन, गाबापेन, एंटी गाबा एन ये दवा चलने लगी। मेजिडॉल ये जो दवा होती है ये सब दवा चलने लगी। ये सब दवा चलती थी, कुछ रिलीफ रहता था। गर्मियाँ रहती थी तो गर्मियों में एकदम ये नॉर्मल बिहेव करते थे। और फिर जो इलेक्ट्रिक लाइक शॉक होता नहीं है कि ऐसे इंसान इसमें कर लेता है। और जब ये ठंड में इंटर करते थे या ये जो एसी हमारी चलती है इसका हवा ऊपर लगता है, या सुबह ब्रश करते थे, कुल्ला करते थे, तो बहुत ही ज़्यादा शौक आता था, बहुत ही ज़्यादा। और जब धूप निकलते थे तो थोड़ा नॉर्मल बिहेव करते थे। हमारा स्वीट्स एंड बेकरी की दुकान है, तो कस्टमर से बात भी नहीं कर पाते थे। एटलीस्ट अगर कोई कस्टमर आए उससे बात करें तो ऐसा शौक आता था, तो ऐसे कर लेते थे ऐसे। मतलब इसीलिए दुकान भी टूट गया सब। दुकान मतलब कि उसके बाद तो मतलब सब हमारा सब बेकार होता गया। उसके बाद फिर हम डॉक्टर से कम न्यूरो स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट से हम मिले। फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट से जब ये दवा चल रही थी कार्बामेजापाइन, गाबापेन, एंटी गाबा एन, तब एक ने सजेस्ट किया हमको कि आप इधर हैं, पेन स्पेशलिस्ट हैं। तो पेन स्पेशलिस्ट के पास हम गए तो उन्होंने हमें 3 सजेशन दिया कि आप ये करा लीजिए। RFA1A ये रिलीफ रहता है, ये जो विथिन 3 ईयर्स या 2 ईयर्स तक रहता है। और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वो भी रहता है। और ब्रेन सर्जरी तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है और ये हम सजेस्ट नहीं करेंगे। और अभी आप यंग हैं तो आप इस पे पहले जाइए, क्योंकि
सभी पेशेंट इसी पे जाते हैं और उनको रिलीफ मिल जाता है, तो एमबीडी की तरफ वो नहीं जाते हैं। तो हमने सोचा, फिर उनका डेट लिया, आरएफए उन्होंने परफॉर्म किया, आरएफए परफॉर्म किया। फिर उसके बाद में इतना ज़्यादा पेन कि 2 मंथ्स तक कुछ भी ना खा पा रहे थे, ना पी पा रहे थे, जूस वही स्ट्रॉ से ले रहे थे। पहले से ज़्यादा जो 8 पे था वो 10 पे चला गया। इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो गई पूरी लाइफ कि चलना फिरना बैठना खाना जो थोड़ा हो भी रहा था वो भी। और उसके बाद में जो दवाइयाँ 600 mg चल रही थी वो 1200 mg चलने लगी। 2 गाबाइन, 2 कार्बामेजापाइन, गाबापिन एंटी। फिर उसके बाद में जब थोड़ी गर्मी आई तो मतलब थोड़ा वो शांत हुआ। तब हम प्लान किए कि अब हम दिल्ली चलते हैं। बीच में क्या हुआ, जब थोड़ा शांत हुआ तो बीच में जब ये छत पे जाते थे घूमने के लिए, तो मम्मी ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि हम इनसे छत पे अकेले में मिलने गए, तो क्या बोलने कि मेरा मन करता है कि जब मैं इतने डॉक्टर से मिल चुका हूँ, कोई कुछ जब इसका वो ही नहीं है कि इसका नेम क्या है इस बीमारी का, इसका इलाज क्या है। मैंने RFA 1A भी करा लिया, मैं एडमिट भी था, जो 8 पे था वो 10 पे चला गया। तो मेरा मन करता है कि मैं इस छत से कूद जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मैं इलाज भी करा रहा हूं, लेकिन इसका कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है। हाँ, मैं तो इतना बता सकता हूँ कि इसका पेन ऐसा होता है एकदम सुसाइड अटेम्प्ट। इंसान ना कुछ देख सकता, बस उसके मन में बस वही आता है कि भी मैं कुछ अभी 1 स्पून कुछ खा लूंगा या पी लूंगा तो अटैक आ जाएगा। और वो इस तरह का आता है कि इंसान ऐसे सर भी इधर उधर नहीं घुमाता है। जब इससे सबसे जब परेशान हो गए तो सब लोग बोलते थे कि इन पंडित को दिखा लो, उन पंडित को दिखा लो, घर आपका ठीक नहीं, घर छोड़ दो। कोई भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे चेहरे पे एक ऐसा पेन भी हो सकता है जो आपके जीवन कम बदल सकता है, आपकी शॉप बंद कर सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ